गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों कि आपकी जो है दोस्तों ELP CBT 2 की दोस्तों जो क्लासें हैं वो रेगुलर आपको मिल रही हैं। यानी दोस्तों जो आपकी ELP CBT 2 की तैयारी है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। और कंटेंट आपको मैंने पहले ही बता दिया था दोस्तों, जो कि मेरे खुद के हैंड नोट्स हैं और उन्हीं के आधार पर दोस्तों मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध कराऊँगा। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। और लगभग दोस्तों मैं 6 टॉपिक आपके लिए करा चुका हूँ। आज ये आपका 7वां टॉपिक है, ऊष्मा और तापमान, यानी दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर। इसके बारे में दोस्तों फुल डिटेल में हम जानने वाले हैं क्या, और इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के अंडर में जो है दोस्तों कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सी चीज़ आती हैं, वो सारी चीज़ जैसे दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा, तापमान, तापमान को किस प्रकार से निकाला जाता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दोस्तों ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली पहले हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है। और दोस्तों देखिए, पेन कॉपी उठा लीजिए। और मैं हर वीडियो में आपके लिए बोलता हूँ दोस्तों, नोट्स अवश्य बनाया करें, ताकि दोस्तों आपको पीछे रिवाइज करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। हर बार दोस्तों यूट्यूब पर ना जाना पड़े, क्यों दोस्तों, एक तो आपका खुद का हैंड नोट्स हो और एक आप डायरेक्टली यूट्यूब पर पढ़ो, तो दोस्तों बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हाँ, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो, लेकिन दोस्तों रिवाइज जो करना है आपको खुद के हैंड नोट्सों का करना है, ना कि इन वीडियो का। ये तो आपके लिए नोट्स बनाने के लिए दिया जा रहा है कि आपका कंटेंट जो है कंप्लीट करा दिया जाए, लेकिन रिवाइज आपको कहाँ से करना है दोस्तों, जहाँ आप नोट्स बनाएं, जिस कॉपी में या जिस किसी भी रफ में अगर आप नोट्स बनाएं तो वहाँ उनको जैसे ही आप कंटेंट बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, उसके तुरंत 1-1.5 घंटे बाद दोस्तों उन्हें रिवाइज ज़रूर करना है। ठीक है, तो दोस्तों नोट्स अवश्य बनाते रहिए। और जैसे ही आपकी ये क्लासें ख़त्म होती हैं तो मैं आपके लिए दोस्तों ड्राइंग की क्लासें भी लेकर आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान। तो सबसे पहले हम समझेंगे दोस्तों ऊष्मा के बारे में, फिर समझेंगे हम दोस्तों तापमान के बारे में। तो चलिए दोस्तों ऊष्मा के बारे में हम समझते हैं कि ऊष्मा है क्या। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है। क्यों दोस्तों, आपने ठंड के दिनों में देखा होगा, जब हमें ठंड लगती है ना, तो ऐसा मन नहीं करता है हमारा कि कहीं चले जाओ, बिस्तर को छोड़ दें, नहीं करता ना। लेकिन जैसे ही हमें ऊष्मा मिलती है, तापमान मिलता है, तापमान भी दोस्तों एक ऊर्जा का ही फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। और जैसे ही हमें तापमान मिलता है, हमारे अंदर जो है दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो हम हर काम को आसानी से करने लगते हैं। तो दोस्तों ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा ही है, और इसे हम दोस्तों तापमान का रूपांतरण भी कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में हम आगे समझते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे आसपास सभी पदार्थ परमाणु या अणु से मिलकर बने होते हैं, और ये परमाणु सदैव कंपन करते हैं, जिसके कारण दोस्तों ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऊष्मा के बारे में अगला पॉइंट है दोस्तों, जब किसी पदार्थ को ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है तो यह उसके परमाणु और अणुओं की ऊर्जा बढ़ा देता है, इसलिए ये वे कंपन करते हैं, और इस प्रकार ऊष्मा ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाता है। आगे समझते हैं दोस्तों ऊष्मा के बारे में कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा ऊर्जा देते हैं तो यह कई परिवर्तन लाता है। ये 3 महत्वपूर्ण बदलाव लाता है, जिन्हें हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जैसे दोस्तों प्रसार, जैसे हम किसी दोस्तों देखिए, किसी भी कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई लोहे की वस्तु है, और जैसे ही हम दोस्तों उसे जो है दोस्तों हीट देते हैं, तापमान देते हैं, यानी टेम्परेचर में रखते हैं, तो देखिए दोस्तों आपने लोहार देखा होगा, वो लोहे को क्या करता है दोस्तों, आग में देता है, कोयले पर जलाता है, जिससे उसका दोस्तों टेम्परेचर बढ़े और वो फैले, ताकि उसे अच्छी तरह से पीट सके, यानी हथौड़े से उसे पीटा जा सके, और उससे अच्छी तरह से जो है उसे दोस्तों आकार दिया जा सके। ये होता है दोस्तों प्रसार, यानी फैलना।
तापमान में बदलाव। अब तापमान में बदलाव क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए कोई लोहे की रोड है, ये रोड है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए होता क्या है, मान लीजिए मैंने ये रोड है, तो इस रोड पे यहाँ मान लीजिए कोई तापमान नहीं है। अब मैंने इसको यहाँ से दोस्तों गर्म करना शुरू किया, तो हुआ क्या दोस्तों, यहाँ पर तापमान कम है, यहाँ ज़्यादा है। तो ये जो तापमान जो होता है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं तापमान में अंतर। और जैसे जैसे हम इसको रोड को गर्म करेंगे तो इसके अणु जो हैं दोस्तों, रोड के अंदर, इस लोहे की रोड के अंदर जो अणु हैं ये दोस्तों धीरे धीरे कंपन करने लगेंगे, ऊष्मा इनको मिलेगी। और जैसे ही ये ऊष्मा इनको मिलेगी तो ये कंपन के साथ जो है दोस्तों ऊष्मा दूसरे दोस्तों जो है एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होगी। और इस प्रकार से दोस्तों ऊष्मा जो है यहाँ से होकर दोस्तों यहाँ तक पूरी रोड को जो है गर्म कर देगी। तो ये कहलाता है दोस्तों तापमान में बदलाव। अब बात करते हैं दोस्तों अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन क्या है, किसी भी पिंड का या किसी भी वस्तु का दोस्तों आकार एक आकार से दूसरे आकार में बदलना, यह है दोस्तों अवस्था परिवर्तन। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, तीनों चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे अब इसके बारे में दोस्तों कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। जैसे कि फर्स्ट है दोस्तों प्रसार ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। और दोस्तों हाँ, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है ना दोस्तों, वो हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की तरफ होता है, ये आपको याद रखना है। आगे याद रखना है दोस्तों आपको कि सर्वाधिक प्रसार गैसों में और सबसे कम ठोस में होता है। सर्वाधिक प्रसार किस में होता है दोस्तों, गैसों में, क्योंकि गैसें ही बहुत ज़्यादा फैलती हैं। जितना आप गैस को हीट दोगे उतना ही ज़्यादा फैलेगी, और ठोस को थोड़ा सा समय लगेगा। और इसी के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों कि जल को जब गर्म किया जाता है, यानी दोस्तों जल गर्म करने पर ऊष्मा ऊर्जा गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। जल को जब हम गर्म करते हैं तो ऊष्मा ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा को बढ़ाती है, जिससे पानी का तापमान भी बढ़ता है। अतः पता चलता है कि ऊष्मा ऊर्जा तापमान में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं दोस्तों जल ही एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो प्रकृति में ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जैसे कि दोस्तों अब आपको याद रखनी है दोस्तों इसकी अवस्थाओं का परिवर्तन क्या कहलाता है। जैसे कि ठोस से सीधे या आपका गैस में बदलना क्या कहलाता है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन। और ठोस से द्रव में बदलना दोस्तों गलन। और द्रव से गैस में बदलना दोस्तों वाष्पीकरण। और ठोस से सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। ये होता है दोस्तों अवस्था परिवर्तन। तो पानी के बारे में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, देखिए आगे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें रह रही हैं, उन्हें भी हम पढ़ते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए ऊर्ध्वपातन के उदाहरण आपको याद रखने हैं दोस्तों, जो कि हमारे एनसीईआरटी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। एक तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड। और दोस्तों सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका नेफ्थलीन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों गैस को ठंडा करने पर द्रव अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे हम दोस्तों संघनन कहते हैं। गैस को ठंडा करने पर, देखिए दोस्तों, ठोस से द्रव में बदलना गलन, और ठोस से गैस में बदलना वाष्पन, और ठोस से सीधा गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन। लेकिन दोस्तों गैस को ठंडा करने पर जो द्रव अवस्था जो हमें प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संघनन। आगे इसी के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों कि द्रव को ठंडा करने पर ठोस में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, हिमीकरण। और आगे आपको याद रखना है गैस को सीधा ठोस में परिवर्तन करने की जो अवस्था है दोस्तों वो कहलाती है आपकी निक्षेपण। और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ऊष्मा पहुंचाना ही ऊष्मा का स्थानांतरण कहलाता है। और इसकी दोस्तों 3 विधियाँ होती हैं। 3 विधियों द्वारा जो है दोस्तों, प्रयोगों द्वारा, यानी 3 विधियों द्वारा जो है दोस्तों ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है। एक तो चालन विधि के द्वारा, एक संवहन विधि के द्वारा, एक विकिरण विधि के द्वारा। और इन्हीं दोस्तों हम आगे समझने वाले हैं कि चालन विधि का क्या होती है, संवहन विधि क्या होती है, विकिरण विधि क्या होती है। तो चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं, एक एक करके इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, चालन, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उस पदार्थ के परमाणु या अणु कंपन करने लगते हैं।
जिससे ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, लेकिन अणु या परमाणु का स्थानांतरण नहीं होता। यानी दोस्तों, मान लीजिए ये कोई रॉड है, इसको हमने यहाँ से गर्म किया और ये मान लीजिए ठंडा स्थान है इसका, तो इसके अणुओं, इसमें जब जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो होगा क्या दोस्तों, जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो इसके अणु को जैसे ही तापमान मिलेगा यानी ऊष्मा मिलेगी, तो ऊष्मा जो है दोस्तों इसके अणुओं में जो है गति पैदा करेगी, जिससे इनमें कंपन होगा और कंपन के द्वारा जो है दोस्तों ऊष्मा जो है पूरे रॉड में जो है स्थानांतरित होगी। लेकिन जो अणु जो हैं दोस्तों वो उनका स्थानांतरण नहीं होता है, खाली ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों संवेदन की। किसी पदार्थ को गर्म करने पर अणु परमाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, उसे ही दोस्तों संवेदन कहते हैं। संवेदन में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तो केवल ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन यहाँ संवेदन में क्या होता है दोस्तों, जो अणु होते हैं ऊष्मा के साथ साथ अणु भी जो है दोस्तों चलने लगते हैं यानी गति करने लगते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विकिरण की। इसके द्वारा ऊष्मा को निर्वात के द्वारा भी स्थानांतरित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई वैक्यूम है, वैक्यूम बोलते हैं दोस्तों निर्वात। निर्वात जहाँ पर कोई भी कण ना हो, कुछ भी ना हो, तो उस क्षेत्र में भी दोस्तों जो है ऊष्मा का स्थानांतरण किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं और इसके बारे में जो है दोस्तों एक एक करके सारी चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे कि विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। बर्तनों के हत्थे लकड़ी या प्लास्टिक के होते हैं क्योंकि ये कुचालक होते हैं। नोट में आपको याद रखना है, सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अगला पॉइंट ये आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। लकड़ी, कागज, कपास, ऊन, कांच, रबड़ आदि कुचालक हैं। और नोट में आपको याद रखना है बर्फ़ जो होती है ना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नू जिसे कहते हैं दोस्तों, बर्फ़ के घर जो होते हैं दोस्तों, वो भी आपके ऊष्मा के कुचालक होते हैं। यानी बर्फ़ जो है ऊष्मा की क्या होती है दोस्तों, कुचालक। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों चालन के बारे में। तो देखिए दोस्तों हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो अंतराणविक स्तर पर चालन के कारण धातु, अधातु, तरल, गैसों में भिन्न होते हैं। आया ना समझो दोस्तों आपको। जो अंतराणविक स्तर जो होता है दोस्तों इनका, वो चालन के कारण धातु, अधातु, ठोस, तरल, गैस सभी में अलग अलग होता है। और आपको याद रखना है दोस्तों चालन के बारे में कि चालन के लिए पदार्थ की आवश्यकता होती है, लेकिन बल को गति यानी पदार्थ की गति की आवश्यकता नहीं होती चालन विधि में। तो देखिए दोस्तों चालन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो मैं आपके लिए बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हैं, उन्हें भी हम देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि दोस्तों हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक पॉइंट को नोट आपको करते हुए चलना है और सारी चीज़ अच्छी तरीके से समझनी है। और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलें दोस्तों, शेयर करते चलें। अगला पॉइंट है दोस्तों, अधातुओं में अणुओं के कंपन के कारण ही चालन होता है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के साथ साथ अणुओं के कंपन के कारण भी चालन होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों आगे हम समझते हैं। ये रहा दोस्तों ऊष्मा चालन का फोरियर जो नियम है दोस्तों, उसके बारे में हम समझेंगे कि ऊष्मा का चालन जो है फोरियर का जो नियम है उसके आधार पर, उसके द्वारा जो है फोरियर ने ऊष्मा के चालन के बारे में किस प्रकार समझाया है, यानी क्या इन्होंने नियम दिया। तो देखिए दोस्तों फोरियर ने ऊष्मा की चालन तथा चालन की निर्भरता के बारे में बताया है। यानी जो है ऊष्मा का चालन जो है किस किस पर निर्भर करता है, किस किस पर नहीं। ऊष्मा की दर जो है दोस्तों, एक सेकंड में ऊष्मा कितनी बहती है उसे कहते हैं दोस्तों ऊष्मा की दर। मान लीजिए दोस्तों ये कोई पदार्थ है, ये दो प्लेटें हैं, ये कोई दीवार है, जो मोटी मोटी दीवार है, और इन दोनों दीवारों की जो मोटाई है वो मान लीजिए टी है। ठीक है दोस्तों, और ये इसमें तापमान जो है दोस्तों यानी ऊष्मा का जो स्थानांतरण हो रहा है इधर, इस प्रकार अणुओं से आप समझ सकते हैं। ये दोस्तों इसका तापमान T1 है, ये T2 है। तो इसका तापमान जो है दोस्तों T1 का ज़्यादा है T2 से।
तो आपको याद रखना है दोस्तों, ऊष्मा जिसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q से दर्शाते हैं, ऊष्मा समानुपाती होती है दोस्तों तापमान के अंतर की। यानी दोस्तों जो ये ऊष्मा जो है इसमें जो स्थानांतरित हो रही है, ये दोस्तों इस ये वाला तापमान और ये वाला तापमान, फर्स्ट तापमान और सेकंड तापमान, दोनों के अंतर जो होता है ना उसके समानुपाती होती है। ये आपको याद रखना है। और अगला आपको याद रखना है जो एरिया होता है, ऊष्मा जो है दोस्तों एरिया के भी समानुपाती होती है। यानी जितना एरिया उतनी ही ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। तो ये एरिया के भी समानुपाती होती है। और ये नियम भी दोस्तों फॉरियर ने ही दिया था, ये आपको याद रखना है। टी का मतलब यहाँ पर मैंने बता दिया दोस्तों तापमान, और के का मतलब ये दोस्तों ऊष्मीय चालकता। तो ये आपको याद रखना है। यही दोस्तों ऊष्मा चालन का जो फॉरियर का नियम था यही था दोस्तों, जो मैंने आपके लिए बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, चलिए इसी के बारे में। और आपको याद रखना है दोस्तों, ऊष्मा जो है दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण ऊष्मा चालकता के समानुपाती होती है। यानी दोस्तों ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है ये ऊष्मा की चालकता के समानुपाती होती है। और ये दोस्तों ऊष्मा जो है समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके दोस्तों? समय के। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर समझा दी हैं। तापमान के अंतर के समानुपाती, एरिया के समानुपाती और ऊष्मा चालकता के समानुपाती, लेकिन दोस्तों समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है ऊष्मा। ये सारी चीज़ें फॉरियर ने बताई थी। और इस प्रकार दोस्तों ऊष्मा का जो फॉर्मूला निकल कर आता है दोस्तों हमारे पास, वो आता है ये वाला। और ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। Q बराबर होता है दोस्तों K इंटू ए इंटू डेल्टा टी इंटू ये स्मॉल टी। तो Q का मतलब होता है दोस्तों ऊष्मा, ए का मतलब होता है दोस्तों K का मतलब होता है ऊष्मीय चालकता, ए का मतलब एरिया यानी दोस्तों क्षेत्रफल, डेल्टा टी का मतलब तापमान में अंतर, और नीचे जो टी है दोस्तों इसका मतलब होता है दोस्तों समय। और आपको याद रखना है दोस्तों ऊष्मा का SI मात्रक वॉट होता है या जूल पर सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें दोस्तों समय का SI मात्रक थिकनेस है दोस्तों, ये थिकनेस, सॉरी दोस्तों ये टाइम नहीं है, ये थिकनेस है यानी उसकी मोटाई। तो ये होता है दोस्तों मीटर, इसका थिकनेस का मात्रक होता है। डेल्टा टी का होता है दोस्तों सेंटीग्रेड या केल्विन। एरिया का होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर, और केल्विन ये दोस्तों आपका उसमें चालकता का होता है दोस्तों वॉट पर मीटर केल्विन। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आपका ये नियम है। और इसके आधार पर दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं पदार्थ की चालकता, यानी किस पदार्थ की क्या चालकता होती है। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन बनते हैं कि मान लीजिए आयरन है तो आयरन की चालकता क्या होगी, केल्विन में बताना है आपको। केल्विन में पूछेगा या फिर 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपको सीधा बता देना है 280। तो ये कुछ पदार्थ हैं इंपॉर्टेंट, इनकी आपकी उसमें चालकता आपको याद रखनी है। जैसे कि डायमंड की होती है दोस्तों आपकी, ये डायमंड है, डायमंड की होती है 22300 मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा इसी की होती है दोस्तों। फिर होती है उसके बाद दोस्तों सिल्वर की 430, कॉपर की आपकी दोस्तों 400, गोल्ड की आपकी दोस्तों 320, और एल्युमिनियम की आपकी दोस्तों 240, और आयरन की होती है दोस्तों 80। यहाँ पर दोस्तों गिलास कांच की होती है 0.8, और ब्रिक की होती है दोस्तों 0.7, वाटर की होती है दोस्तों 0.61, और लकड़ी की होती है दोस्तों 0.17, और हीलियम की होती है दोस्तों 0.15, और एयर की होती है दोस्तों आपका दोस्तों ये है दोस्तों आपका 26, जो कि सबसे कम होती है दोस्तों वाटर की, और सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों हीरे की। तो ये कुछ ऊष्मीय चालकता हैं कुछ पदार्थों की, तो ये आपको याद रखनी है। और दोस्तों फिर बोल रहा हूँ नोट्स बनाते चलिए, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी। ये क्या है दोस्तों? थर्मल जो कंडक्टिविटी है ये है क्या, और इसे दोस्तों के से दर्शाया जाता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम समझते हैं।
तो देखिए दोस्तों, ऊष्मीय चालकता यानी कि ऊष्मा को स्थानांतरण करने या संचालित करने के लिए पदार्थ की आंतरिक क्षमता को बताता है, और यही दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। अतः ऊष्मीय चालकता प्रति इकाई क्षेत्र में प्रति इकाई समय ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित होती है, और यही दोस्तों जो है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। और थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है दोस्तों, ये रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। के का मतलब है दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी, क्यू का मतलब है दोस्तों आपका ऊष्मा, टी का मतलब है दोस्तों थिकनेस यानी मोटाई, जो पदार्थ आपने लिया है जिसमें ऊष्मा प्रवाहित की है, स्थानांतरित हुआ है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरित जिस पदार्थ में हुआ है उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई क्या है। वटे में होता है दोस्तों क्षेत्रफल इनटू उनके तापमान का अंतर। तो ये है दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी भी आपको याद रखनी है, कुछ पदार्थों की आगे दी गई है, तो एक एक करके उन पदार्थों को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों चलिए, ये रहा आपका थर्मल कंडक्टिविटी। और देखिए दोस्तों, जो मैंने बताया था ना, ये पदार्थ की चालकता किस पदार्थ की कितनी है, जिन जिन पर स्टार लगा हुआ है वो तो आपको खासकर याद ही रखने हैं। और आजकल दोस्तों आयरन और ग्लास का बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। तो देखिए दोस्तों, ठोसों में अगर हम पूछें तो प्योर मेटल जो होते हैं ना दोस्तों, शुद्ध धातु जो होती हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है तो 10 से 400 वॉट पर मीटर केल्विन। और मिश्र धातुओं की होती है दोस्तों 10 से 120। और इंसुलेटर जो कि अधातु होती हैं, उनकी होती है दोस्तों 0.023 से 2.9। बात करें तो द्रव की, तो ये होती है तो दोस्तों 0.2 से 0.5। और गैस की बात करें तो दोस्तों 0.006 से 0.5 तक। तो ये डायरेक्टली मान पूछे जाते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखने हैं। और दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फिर बोल रहा हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें, शेयर करते चलें। और दोस्तों समय आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है, आपको भी दोस्तों तैयारी करनी है। और कभी भी आपका जो है दोस्तों ALP CUT2 का रिजल्ट भी आ सकता है। और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका दोस्तों, मात्र मैं आपको बता दूं दोस्तों, 1.5 से 2 महीने मिलेगा आपको। और 1.5 से 2 महीने में जो आपको करना है वो कर लीजिए। और मैं आपको बताऊं, जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो आपकी बेसिक साइंस ही ख़त्म नहीं हुई है, फिर उसके बाद दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग आएगी, वो भी आपको करनी है। फिर आपकी दोस्तों ट्रेड भी है, वो भी आपको करनी है। तो कितना समय जो है दोस्तों देना चाहोगे आप? आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, आप जितनी तैयारी कर सकते हो उतना कर लो दोस्तों, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसके बारे में। दोस्तों थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में ही कुछ पॉइंट दिए हुए हैं उससे अलग होकर, तो ये भी आपको याद रखने हैं दोस्तों। नोट में आपको रहेगा, फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों पानी का उबलना, वातावरण वायु का गर्म होना, और थल समीर और समुद्र समीर का बनना भी दोस्तों संवहन के उदाहरण हैं। नोट में आपको याद रखना है, हवाएं संवहन द्वारा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर सब प्रवाहित होती हैं। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, गर्म हवा के गुब्बारों में संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित की जाती है, जिससे वे ऊपर उठते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, रेफ्रिजरेटर में ठंडी हवा नीचे की ओर जाती है और गर्म हवा को विस्थापित करती है। यह भी दोस्तों संवहन का उदाहरण है। दोस्तों आपने घर में फ्रिज देखे होंगे, जो ऊपर फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर जो होता है दोस्तों, ऊपर फ्रीजर लगा हुआ होता है, वो सारी गैस वही होती है दोस्तों, वही सारी चीज़ों को सबसे आपने देखा होगा दोस्तों, फ्रिज में वही सबसे ज़्यादा ऊपर का जो हिस्सा है ठंडा रहता है। लेकिन दोस्तों पूरे फ्रिज में ठंडक कैसे पहुँचती है? संवहन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। चालन मैंने आपके लिए बताया, अब बात करते हैं दोस्तों विकिरण की। तो देखिए दोस्तों, इसके द्वारा ऊष्मा को निर्वात के माध्यम से किसी भी खाली स्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है विकिरण के द्वारा। जैसे सूर्य की किरणों का पृथ्वी की सतह पर गर्म होना, ये भी दोस्तों विकिरण का उदाहरण है। अगला पॉइंट बात करते हैं दोस्तों, विकिरण को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊष्मा के स्थानांतरण के तरीके के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। इसी के बारे में आगे कहा गया है दोस्तों, हमें वातावरण में 20% विकिरणों का बादल द्वारा परावर्तन हो जाता है। जो हमारा वातावरण है उसमें दोस्तों
20% जो विकिरण होती है ना, उसका जो है दोस्तों बादल के द्वारा परावर्तन हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, ये LP 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, सॉरी 2019 का, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये। अब चलिए आगे देखते हैं, इसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं विकिरण के बारे में ही। हमारे वातावरण 19% विकिरण को बादल या वायुमंडलीय अवशोषित कर लेता है। कितना दोस्तों? 19, या कहीं पर 19 दिया होगा, कहीं पर 20। आगे बात करते हैं दोस्तों, 6% वातावरण वायुमंडल द्वारा, कितना दोस्तों? 6% वातावरण वायुमंडल द्वारा, 4% पृथ्वी की सतह के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, काली सतह ऊष्मा विकिरण को अवशोषित करती है और सफ़ेद सतह जो है ऊष्मा विकिरणों को परावर्तित करती है। और आगे आपको याद रखना है दोस्तों, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म आग यानी ऊष्मा जो होती है लाल रंग की, तथा 500 से ऊपर की विकिरण की मात्रा तेज हो जाती है और इसका रंग जो है दोस्तों नीला, पीला और अंत में सफ़ेद हो जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, चलिए तापमान की। ऊष्मा के जितने फॉर्म थे दोस्तों वो सारे मैंने आपके लिए बता दिए। अब बात करते हैं दोस्तों तापमान की। तो देखिए दोस्तों, तापमान कई प्रकार का होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, एक र्यूमर और होता है दोस्तों, र्यूमर, तो उसे पूछा नहीं जाता है, उसे आप भूल जाइए। तो तापमान के बारे में बात करें तो दोस्तों, तापमान एक भौतिक मात्रा है। यह गर्म व ठंडे को व्यक्त करता है। इसे थर्मामीटर से मापा जाता है। तापमान को किस मापते हैं दोस्तों? थर्मामीटर से। और तापमान मापने के 3 पैमाने होते हैं, एक तो सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट, एक केल्विन, और इन्हें हम आगे समझने वाले हैं। और क्या जो है दोस्तों इनका फॉर्मूला होने वाला है वो भी हम समझेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों सेल्सियस है, और यह दोस्तों 100 तक व्यक्त होता है, यानी 100 तक जो है सेल्सियस पैमाना जो है दोस्तों 100 तक होता है। इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का हिमांक बिंदु और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों पानी का क्वथनांक बिंदु लिया जाता है। बात करते हैं दोस्तों फ़ारेनहाइट की। ये दोस्तों 180 तक व्यक्त होता है। इसमें 232 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी का हिमांक बिंदु और 212 फ़ारेनहाइट पर पानी का क्वथनांक बिंदु लिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों केल्विन की। तो इसमें दोस्तों शून्य बिंदु पर पूर्ण शून्य तापमान होता है और इस पर नकारात्मक तापमान नहीं होता। इसमें कभी दोस्तों नेगेटिव तापमान इसका नहीं लिया जाता है, ये ना ही इसमें होता है, ना ही ये दर्शाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे जो चीज़ें हैं उन्हें हम कुछ अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है मुझे इन सारी चीज़ों को बनाने में, आ गया ना समझ में। और उससे ज़्यादा मेहनत में आपको जो है दोस्तों इतनी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो आपको दोस्तों मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये ना समझा कि मैं वैसे ही उठा लाया इन्हें, बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, एक एक चीज़ को अच्छी तरह समझना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं फ़ारेनहाइट का, और ये है दोस्तों फ्रीजिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट है इधर साइड में दोस्तों, ये सारे बॉइलिंग पॉइंट हैं, और ये फ्रीजिंग पॉइंट है। बात करें दोस्तों सबसे पहले हम फ़ारेनहाइट में, तो फ्रीजिंग पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग पॉइंट और जमाव बिंदु जिसे हम कहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु जो है दोस्तों 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बात करें केल्विन की, तो फ्रीजिंग पॉइंट है 273 केल्विन और आपका बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों 373 केल्विन। और ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर सारे प्रश्न हमारे बनते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, ये डिग्री सेंटीग्रेड बटे 5 बराबर होता है दोस्तों फ़ारेनहाइट -32/9 के, और ये बराबर होता है दोस्तों र्यूमर बटे 4 के, और ये बराबर होता है दोस्तों केल्विन -273/5 के। यानी दोस्तों ये सभी एक दूसरे के बराबर होते हैं और इसके आधार पर दोस्तों क्वेश्चन किए जाते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कैलोरीमेट्री। तापमान के मेरे बारे में मैंने आपके लिए बता दिया, ऊष्मा के बारे में बता दिया, और ऊष्मा को दोस्तों ऊष्मा को जूल से मापा जाता है और कैलोरी से भी मापते हैं। अब कैलोरीमेट्री क्या होता है दोस्तों? भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया में शामिल ऊष्मा की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक को दोस्तों ही हम क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री। हीट की निर्भरता
और तापमान किस किस चीज़ पर निर्भर करता है? पदार्थ के द्रव्यमान पर। इंग्लिश में लिख गया है दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जल्दी में ध्यान नहीं रहा था उस समय। तो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उस पर हीट निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है, और उसके तापमान में जो बदलाव होता है उस पर निर्भर करती है हीट। इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करती है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं ऊष्माधारिता। तो देखिए दोस्तों ऊष्माधारिता है क्या, ये सारी चीज़ हम समझेंगे। और ऊष्माधारिता को दोस्तों सी से प्रदर्शित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। पदार्थों को एक विशेष तापमान तक पहुंचाने के लिए अलग अलग मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकृति को पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। इस प्रकृति को पदार्थ की क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्माधारिता। आगे आपको समझना है। अर्थात ऊष्माधारिता को किसी पदार्थ द्वारा अपने तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को ही दोस्तों ऊष्माधारिता कहते हैं। और ये दोस्तों ऊष्माधारिता का आपका फॉर्मूला होता है, ऊष्माधारिता बराबर ऊष्मा बटे तापमान में अंतर। ये रहा दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, ये रहे क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक धातु की गेंद का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब 300 जूल की ऊष्मा प्रदान की जाती है तो तापमान जो है 40 डिग्री हो जाता है। तो ऊष्माधारिता क्या होगी? तो मैंने क्या बताया दोस्तों, ऊष्मा जो दी गई है यानी ऊर्जा, ऊर्जा ही दोस्तों ऊष्मा का फॉर्म है, यानी ऊष्माधारिता बटे ऊर्जा बटे तापमान में अंतर। तो यहाँ पर हमारे लिए दिया गया है दोस्तों ऊष्मा जो है 3000 जूल, ये रहा दोस्तों। इसमें तापमान का जो अंतर है दोस्तों, पहले 30 था अब 40 हो गया, ये है दोस्तों आपका 10। तो आपका निकल कर आता है दोस्तों 300 जूल पर कूलम्ब। और ये क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार ये है दोस्तों। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल फॉर्म में जो है दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इतना टफ भी नहीं आता है। हालांकि आपका समझने का जो है तरीका है वो थोड़ा सा आपको बदलना होगा। और जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ सकती है, तो वो 1-2 बार वीडियो को रिवाइज करके भी समझ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो देखिए दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है? जब किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता को इकाई द्रव्यमान में व्यक्त किया जाता है उसे दोस्तों विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा को किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 या फिर दोस्तों 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ही दोस्तों आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। और इसे दोस्तों सी से प्रदर्शित किया जाता है। क्या दोस्तों? विशिष्ट ऊष्मा। और विशिष्ट ऊष्मा का दोस्तों मात्रक होता है दोस्तों जूल पर केल्विन, केजी इंटू केल्विन। ये नहीं दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? या ये होता है दोस्तों ऊष्माधारिता बराबर होता है दोस्तों ऊष्मा के, विशिष्ट ऊष्मा बराबर होती है दोस्तों ऊष्मा बटे द्रव्यमान इंटू तापमान में अंतर। या फिर दोस्तों आपका एक फार्मूला और बनता है ये वाला, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी विशिष्ट ऊष्मा का ही फार्मूला है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों सारी चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होंगी और आई होंगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है दोस्तों। और अंतिम में देखते हैं दोस्तों पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा। कुछ पदार्थों की दोस्तों डायरेक्टली एग्जाम में विशिष्ट ऊष्मा पूछ ली जाती है, तो उसे भी हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों एल्यूमिनियम की होती है 0.900, बिस्मिथ की होती है 0.123, कॉपर की 0.386, ब्रास की होती है दोस्तों 0.380, गोल्ड की होती है दोस्तों 0.126, सीसा की होती है दोस्तों 0.128, और सिल्वर की होती है 0.233, और टंगस्टन की होती है 0.134, जिंक की होती है 0.387, मरकरी की होती है दोस्तों 0.140, और एल्कोहल की होती है दोस्तों 2.4, और वाटर की होती है दोस्तों 4.186, और बर्फ़ की होती है दोस्तों 2.05, और ग्रेनाइट की होती है दोस्तों 0.790, और इस प्रकार दोस्तों गिलास कांच की होती है दोस्तों 0.84। ये कुछ पदार्थ हैं, इनकी विशिष्ट ऊष्मा आपको याद रखनी है, और खासकर आपको याद रखनी है जिन पर स्टार लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों ऊष्मा और धारिता से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके, वो सारे मैंने आपके लिए बता दिए हैं। तो दोस्तों यहीं पर आपकी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करते चलें दोस्तों, शेयर करते जाएं। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ।